तो आज की कहानी रतन नाम के एक लड़के की है जो कि मथुरा का रहने वाला है। रतन के पापा रमेश रेलवे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। उसका परिवार रेलवे के ही क्वार्टर में रहता है। ये बात तब की है जब रतन 11वीं कक्षा में था। एक रात जब रतन अपने दोनों दोस्तों बबलू और शानू के साथ घूमने निकलता है, तीनों अपनी अपनी साइकिल में घूम रहे थे। बहुत देर हो जाने पर रतन के पापा उसे फोन करके पूछते हैं, कहाँ हो तुम? इतनी रात तक कहाँ घूम रहे हो? जल्दी घर आओ। पापा, आज तो दीपू भाई का बर्थडे है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो इतना कहकर रतन फोन कट कर देता है। तीनों दोस्त घूमते घूमते एक गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उस सड़क के दोनों किनारे घने पेड़ों से भरे हुए थे। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रतन की नजर गांव से आ रही रोशनी की तरफ गई, जिसे देखकर रतन को यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर जंगल में चल क्या रहा है। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिल वहीं पास ही में लगा दी और फिर तीनों जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर तीनों ने देखा कि एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, आग के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसे देखकर रतन ने कहा, ये इतनी रात को कौन सा हवन कर रहा है? लगता है कि ये कोई तांत्रिक है। फिर रतन ने अपने फोन से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी बबलू का ध्यान उस तांत्रिक के पास रखी हुई नर खोपड़ी पर गया, जिसे देखते ही बबलू ने रतन से कहा, भाई चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तांत्रिक ने एक चाकू से अपने हाथ पर वार किया, जिससे उसकी हथेली से काफी सारा खून बहने लगा। उसकी हथेली से बहता हुआ खून उस नर खोपड़ी पर गिर रहा था। तभी बबलू का फोन बज उठा, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और उन तीनों को देख लिया। रतन उस तांत्रिक के काफी पास से उसका वीडियो बना रहा था, जिससे गुस्सा होकर तांत्रिक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, साथ ही उनके पैर कांपने लगे। उस तांत्रिक ने रतन का कॉलर पकड़ लिया और ऐसे गुस्से से देखा मानो कि जैसे अभी उसको जान से मार देगा। रतन ने उससे धक्का मारा और अपने दोस्तों के साथ वहां से साइकिल पर भागने लगा। तांत्रिक ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर वे उससे बचकर वहां से निकल गए। रतन ने रास्ते में ही अपने दोस्तों को ये बात बोल दी थी कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन रतन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक रात रतन जब कमरे में अकेला सो रहा था, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई चल रहा है। जैसे ही वो आंख खोलकर देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर आधी रात में उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रतन आंखें खोलता है तो वो देखता है कुछ परछाइयां उसे घेरे हुए खड़ी होती हैं। इसके बाद वो डरावनी आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। रतन इससे बहुत घबराकर चीखता है, जिसे सुनकर उसके माता पिता दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं। रतन अपने माता पिता को उन डरावनी परछाइयों के बारे में बताता है, लेकिन उसके पापा को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली रात जब रतन सो रहा था, तभी उसे किसी ने मारा। फिर किसी ने उसके पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। उसके बालों को पकड़कर खींचा। उन परछाइयों ने रतन का बुरा हाल कर दिया था। रतन के माता पिता उसके इस बर्ताव का कारण उसे स्कूल न जाने के लिए बहाने समझ लेते हैं। वो परछाइयां रोज रतन को परेशान किया करती थीं। रतन अगर सो भी जाता तो उसे इतने भयंकर सपने आते कि किसी की भी रूह कांप जाए। उन सपनों में उसे जंगल और खंडहर नजर आते थे, जिसमें केवल लटकी हुई लाशें ही हैं। तो कभी
डरावनी हंसी वाली चुड़ैल नजर आती। उन सपनों में उसे एक डरावना भूत मारने के लिए उसके पास आता हुआ दिखता है। ऐसा काफी समय तक चलता ही रहा। रतन का चेहरा अब सफेद सा दिखने लगा, मानो कि जैसे उसके शरीर में खून की कमी आ गई हो। वो पहले से काफी कमजोर हो चुका था। उसके पापा उसे डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं, पर रतन पर किसी भी दवाई का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक रात की बात है, जब रतन आधी रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर कहीं निकल जाता है। वो सड़क पर चल रहा था कि उसे हॉस्पिटल स्टाफ का एक आदमी देख लेता है। अरे, ये तो रमेश जी का बेटा है। ये इतनी रात को यहाँ कैसे भटक रहा है? जैसे ही वो रतन को रोकता है, रतन उसे देखकर चौंक जाता है। रतन को मालूम ही नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंच गया है। फिर वो आदमी उससे घर पहुंचा देता है। अगले दिन ये खबर सुनते ही बबलू और शानू रतन से मिलने उसके घर आते हैं और रतन के पिता को उस डरावनी रात हुई सभी घटना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। रमेश जी अब सब समझ जाते हैं कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। ये सब नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। रमेश जी रतन को लेकर अपने पुरोहित जी के पास महादेव के मंदिर में ले जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर पुरोहित जी कहते हैं, आप बिल्कुल सही समय पर रतन को यहाँ ले आए हैं। पर मेरे रतन को हुआ क्या है पुरोहित जी? उस रात वो तांत्रिक गुप्त साधना कर रहा था, जिसे रतन और उसके दोस्तों ने देख लिया था। लेकिन रतन ने तांत्रिक पर हाथ उठा दिया था, जिससे गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने रतन के पीछे कुछ बुरी प्रेत आत्मा को लगा दिया था। वो रतन से बदला लेना चाहता है। उस तांत्रिक ने उन बुरी आत्माओं के जरिए रतन को मजबूर कर दिया, जिससे वो आधी रात बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया था। अगर उस रात उस आदमी ने रतन को रोका नहीं होता तो वो उस तांत्रिक के पास वहीं पहुंच जाता जहां वो तांत्रिक चाहता था, और फिर वो उसे मार डालता। इसके बाद पुरोहित जी ने रतन के सर से उन प्रेत आत्माओं को हटाने के लिए पूजा की और उसकी कलाई पर अभिमंत्र धागा बांध दिया। पुरोहित जी ने रतन के पिता से कहा, अभी कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर हर जगह संध्या काल में धूनी जलाना, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से रतन फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और मस्ती करता है और उस काली डरावनी रात को भूल चुका होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। भूतिया खंडहर। राजस्थान के कुलधरा के पास एक बहुत ही डरावना और भूतिया खंडहर है, जिसमें ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। शहर से कोसों दूर होने के कारण ये खंडहर वर्षों से शहरी लोगों से अनजान था। एक दिन इस जगह का पता शिवम को लग जाता है, जो कि पेशे से एक नाटककार होता है। उसी शाम शिवम अपने नए प्ले के लिए जगह के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस खंडहर के मालिक का फोन आता है। शिवम, आप मुझे अपने प्ले की शूटिंग के लिए कह रहे थे? हाँ, मुझे आपका खंडहर शूटिंग के लिए चाहिए। जी, आप वो खंडहर शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या? गांव में ये अफवाह है कि वो खंडहर भूतिया है, और मैंने जब उस खंडहर को खरीदा था, उस पर काम कर रहे सारे मजदूर एक एक करके ना जाने कहां गायब होने लग गए, जो कि वापस फिर कभी नहीं लौटे। और
बाद में ये खबर आई कि जिस दिन वो लोग गायब हुए थे उसी दिन ही उन सब की मौत हो चुकी थी। देखिए, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, और हाँ, मैं एक भूतिया प्ले बना रहा हूँ और मुझे मेरे प्ले के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। ठीक है, आपकी मर्जी। आज आप किसी को भेज दीजिए उस खंडहर को देखने के लिए। ओके, मैं अपने आदमियों को उस खंडहर को देखकर अपने लिए रेडी करने के लिए कह देता हूँ। शिवम अपने सहायक वीर और शेरा दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है। दोनों शिवम के ऑफिस में आ जाते हैं और शिवम उनसे बोलता है, तुम लोगों को कुलधरा के पास वाले खंडहर में जाकर उनकी जांच पड़ताल करनी है और उससे हमारे नेक्स्ट प्ले के लिए तैयार करना है। पर सर, मैंने सुना है कि कुलधरा के पास वाला खंडहर भूतिया है। भूत पिशाच पर अगर मैं ऐसे ही विश्वास करता तो मैं इतना आगे तक कभी नहीं बढ़ पाता। सर, आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। अगले दिन वीर और शेरा उस खंडहर पर पहुंचते हैं, जो कि बाहर से बहुत ही डरावना दिख रहा है। वो कुछ दिन वहां रहकर वहां के कुछ कमरों को रहने लायक बनाते हैं। एक रात वीर और शेरा जब सो रहे होते हैं, तभी उन्हें खंडहर के ऊपर से एक आवाज आती है। शेरा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। चल ऊपर चल के देखते हैं, तभी पता चलेगा कि ये आवाज कैसी है। वीर और शेरा खंडहर के ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं और उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। दोनों को लगता है कि ये संदूक पैसों से भरा हुआ होगा। दोनों उस संदूक को खोलते हैं। तभी पूरे कमरे में बहुत तेज रोशनी चमकती है और फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है। अगले दिन वीर और शेरा दोनों मरे हुए मिलते हैं, जिसकी बातें आसपास के गांव में तक होने लगी थी। आपके दोनों आदमियों की मौत हो चुकी है, जो कि उसी भूतिया खंडहर की वजह से हुआ है। आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना बाकी लोगों के साथ में ऐसा ही करेगा वो भूत। मुझे इन सब में जरा सा भी विश्वास नहीं है और मैं अपने प्ले को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे जो भी हो जाए। यदि शिवम प्ले को रोक देता तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता। फिर क्या था, अगले दिन शिवम अपनी टीम वानी, अंश और रघु, जो कि प्ले के एक्टर एक्ट्रेसेस और विलेन थे, खंडहर पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। टीम का एक गार्ड खंडहर का दरवाजा खोलता है, जो कि डरावनी आवाज से खुलता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अंदर पहुंचते हैं। शिवम अंश और वानी से कहता है, आज हम लोग शूटिंग नहीं करेंगे। सफर के कारण सभी लोग थक चुके हैं, इसलिए आप लोग जाकर आराम करो, हम कल रात को शूटिंग करेंगे। ठीक है सर। फिर ऐसा लगता है कि अंश के पीछे कोई खड़ा होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे घोड़े पर बैठा बिना सिर का आदमी खड़ा होता है और उससे कहता है, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम सब मरोगे। ये सब सुनकर अंश चिल्लाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने वानी और शिवम खड़े हुए होते हैं। वानी, तुम्हें क्या हो गया था? तुम हमें तुम्हारे कमरे में बेहोश लेटे हुए मिले। मुझे वहाँ एक सरकटा आदमी घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। वो कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। हाँ, तुम भी ना अंश। तुम भी ना अंश। थकावट के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम आराम कर लो, कल से हमें शूटिंग भी करनी है। ठीक है, मैं अभी सो जाता हूँ, हम कल मिलते हैं। अंश सो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे से निकलकर खंडहर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सर हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। वो सर उसके पास आता और कहता है, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से अंश की नींद खुलती है। वो घड़ी में समय देखता है, रात के 12 बज रहे होते हैं। फिर अंश अपने आप ही कहता है, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था।
फिर अगली रात शूटिंग का समय होता है। वहाँ वाणी, अंश और रघु होते हैं। रघु भूत वाले अवतार में होता है। शिवम तीनों को स्क्रिप्ट समझाता है। इस सीन में रघु जो कि एक भूत बना हुआ होगा, वो वाणी को परेशान कर रहा होगा, और फिर अंश जो कि इस प्ले का हीरो है, वो वाणी को बचाएगा। चलो अभी 30 मिनट का ब्रेक है, सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाए। सभी लोग 30 मिनट बाद मिलते हैं, पर रघु कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और रघु कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। रघु अपने भूत वाले अवतार में आता है। लाइट, कैमरा, एक्शन बोलते ही प्ले की शूटिंग शुरू हो जाती है। रघु वाणी को भूत बन के परेशान करने वाला सीन चालू हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने उस लड़के को चेतावनी दी थी कि यहाँ से चले जाओ, मगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए। अब इसका अंजाम तुम लोग खुद भुगतोगे। तभी पीछे से शिवम के चिल्लाने की आवाज आती है। कट कट कट, ये क्या बोल रहे हो तुम रघु? तुम्हें स्क्रिप्ट वाले डायलॉग बोलने हैं। तुमने लगता है अपने डायलॉग्स ढंग से याद नहीं किए। रघु जोर जोर से हंसता है और अपने सिर को घुमाकर पीछे की तरफ कर देता है और बोलता है, शिवम, तुझे प्ले बनाने का बहुत शौक है ना? अब तू नहीं बचेगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे खंडहर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तभी वो भूत शिवम पर जानलेवा हमला करके उसे घायल कर देता है और पूरे सेट में आग लगा देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिससे वाणी भी बेहोश हो जाती है और भूत अंश से कहता है, मैंने तुझे कहा था कि चले जाओ यहाँ से, पर तुम इंसान नहीं समझे। अब सब इस खंडहर से मुर्दा ही बाहर निकलोगे। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। अंश भूत से बचने के लिए उससे दूर जाने लगता है। तभी वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो कि बहुत सुनसान और डरावना होता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अंश उस कमरे को बंद कर लेता है और खुद को भूत से बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी बाहर से भूत के बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तू चाहे जो भी कर ले, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर अंधेरे में ढूंढते हुए अंश को वहां एक संदूक मिलता है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक ताला लगा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है, इसे खोलने का प्रयास मत करना वरना मारे जाओगे। अंश बहुत मेहनत के बाद किसी तरह से उस ताले को तोड़ देता है और जैसे ही संदूक खुलता है, बहुत तेज से रोशनी चारों ओर फैल जाती है। अंश उस तेज रोशनी में किसी तरह देखने की कोशिश करता है, तो उसे संदूक में रखा हुआ कई 100 सालों पुराना तांबे का एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस बॉक्स से उस भूत को रोका जा सकता है। इस छोटे से बॉक्स से उस भूत को कैसे हरा सकता है कोई? तभी अंश की नजर बॉक्स पर बंधे हुए चांदी के धागे पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। वो दरवाजा खोलता है और भूत उसे देख लेता है। अब तो और नहीं बच सकता मुझसे। भूत अंश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अंश बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि जो वो करने वाला है उससे वो इस भूत से बच पाएगा या नहीं। भूत जैसे ही अंश को मारने के लिए उसके एकदम पास पहुंच जाता है, अंश उस बॉक्स को भूत के सामने कर देता है, पर भूत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता और वो अंश पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो बॉक्स भी अंश से दूर गिर जाता है। ये खंडहर सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रह सकता। अब तू अपनी आखिरी सांसें गिन ले। इतना कहकर भूत अंश की जान लेने के लिए जैसे ही उसके ऊपर आता है, अंश तभी भूत की तरफ घूमकर उस बॉक्स को खोलकर भूत के सामने करता है, जिससे वो भूत चिल्लाने लगता है और उस बॉक्स के अंदर कैद होने लगता है। अंश तभी उस चांदी के धागे से उस बॉक्स को बांध देता है, जिससे कि वो भूत बॉक्स से बाहर वापस ना आ सके। इसके बाद अंश उस बंद बॉक्स को संदूक में डालकर उसे भी बंद कर देता है और उस कमरे को भी बाहर से ताला लगा देता है। फिर वो वाणी शिवम को बचाकर उस खंडहर से बाहर ले जाता है।
और अगले दिन सब लोग उस जगह को छोड़कर वहां से वापस लौट आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।